डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मीन्स यूनिट जो 6 ग्रेविटेशन की हम बात करें। 5 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 यूनिट की हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन में हम क्या करेंगे, पहले तो ग्रेविटेशन होता है क्या इसके बारे में जानेंगे, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन is the name given. Gravitation is the name given for the force of attraction between any two object, between any two body, any two object in the universe. ओके इसके बारे में किसने बताया था? 1665 के अंदर न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, ग्रेविटेशन के बारे में। ओके तो यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। यही जो फॉर्मूला है यूज होगा पूरे चैप्टर के दौरान, तो आपको ये समझना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सिलेबस ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करें। सपोज हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, लाइक दीज टू मार्कर्स हैं, क्लियर। तो यह है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है, आर बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर होगा क्या उसके बारे में बात करते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 हैविंग मास m1 हैविंग मास m2, आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर बिटवीन देम। ओके इसके अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स is attracted by another object by a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ये थी इसकी स्टेटमेंट। ओके तो इसका कहने का मतलब क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं एक फोर्स से, और जो फोर्स है जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया है, वो इस टाइप से उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर जो मासेस हैं m1 m2 हैं, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो है r स्क्वायर। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके फ्रॉम 1 and 2 अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ से होगा क्या, जो f है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा कर कि यहाँ कांस्टेंट लगा सकते हैं कैपिटल G। इस कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है इसको? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कहीं पर चले जाना, ठीक है, आकाश पाताल जहाँ मन करे आपका वाटर के अंदर दो बॉडी को रख दें या स्पेस के अंदर कहीं पर भी प्लास्टिक के अंदर, तो फोर्स जो होगा सेम रहेगा। कैपिटल जी की जो वैल्यू है एसआई में डिफरेंट है, सीजीएस में अलग है। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो कैपिटल जी इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11, आगे होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और सीजे सिस्टम में अगर बात करें 6.67 10⁻⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू होती है। ओके तो इसकी वैल्यू जो है ये डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश ने, सर हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। यूनिट एंड डायमेंशन की अगर बात करें, कैपिटल जी यूनिट एंड डायमेंशन,
तो देखिए शहबाज यूनिट एंड डायमेंशन की हम बात करें, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से कर रहे हैं। ऐसा मानो कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। वैसे तो क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम ये मान के चलेंगे आपको नहीं पता। ये ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना पड़े तो फॉर्मूला ये होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस साइन आएगा। माइनस साइन इज हेयर ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है। फिजिक्स के अंदर नेगेटिव साइन किसके लिए होता है? अट्रैक्शन के लिए। किसके लिए? अट्रैक्शन के लिए। नेगेटिव साइन फिजिक्स में होता है अट्रैक्शन को शो करता है, और पॉजिटिव साइन रिपल्सन को शो करता है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें, ऐसा यूनिट क्या होगी? वैसे तो वैल्यू ही लिख दी सर, यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगी? न्यूटन की बजाय डायन, मीटर की बजाय सेंटीमीटर, केजी की बजाय ग्राम, और 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डायन, ठीक है। पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला का D/F से लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला खास बात है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कैसे निकालते हैं? जिसको निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं और सबको एक साइड, ये आपको पता ही होगा रूल, ठीक है। G को एक साइड, तो ये होगा F(r²/m1). फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बार बताया मैंने, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फोर्स का आपको याद रखना M1L1T-2, ठीक है। रेडियस के लिए L⁻², मास के लिए kg है तो मास m और एक और m यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा m-1 L3T-2, तो ये होगा इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला। बताओ शाबाश, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी टाइप की कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। यहाँ तक क्लियर हो गया कंसेप्ट? नेक्स्ट हम इसकी वेक्टर फॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल बेसिक है सारा, स्टार्टिंग से एक बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए चलो इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी, तो कैपिटल जी जो है ना, यहाँ F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² जो हमने लिखा था। अगर ये जो मास है बेटा, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg अगर हो जाए और डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो बिकम्स 1 मीटर, देन F बिकम्स इक्वल टू G. F is numerically equal to universal gravitational constant if masses of the object becomes unity and they are separated by unit distance apart. ओके तो ऐसा आप बता सकते हैं इसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है फंडामेंटल फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। फंडामेंटल फोर्स है, 4 फंडामेंटल फोर्स है ना, उनमें से सबसे वीक यही है। 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं सर? ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर वीक फोर्स है बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स है, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोडायनेमिक और कैपिटल G फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से बता सकते हो। सेंट्रल फोर्स इसकी करेक्टरिस्टिक हो हम लिख देंगे, कोई खास बात नहीं। न्यूटन के 3rd लॉ को सपोर्ट करता है ये। अब हम बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म, जो इम्पोर्टेंट है समझना। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कैसे समझी जा सकती है, इसकी आपको जस्ट पॉइंट कंसीडर करने होंगे। पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, r12 क्या है, r21 क्या है, सर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप क्लास 12th में जैसे ही जाएंगे सारी चीज़ें इससे रिलेट की जाएंगी ग्रेविटेशन से। अगर ग्रेविटेशन आपका अच्छा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा तो आगे के फर्दर जो है सारे उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कंसेप्ट। ओके इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए शाबाश, मैं लिख रहा हूँ सपोज, लेट, कंसीडर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। r12 डायरेक्शन के लिए यूज किया था बेटा यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, r21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, f12 force exerted on body 1, force exerted on body 1 by 2, f21 force exerted on body 2 by 1। इतनी सी बातें लिखकर लिखना है यूजिंग
न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स हमने लिखा था वो क्या था, माइनस जी m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर के। ओके, अब देखिए बस होंगे तो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स ही, नो डाउट, क्योंकि नेगेटिव साइन किसके लिए यूज किया था, फॉर अट्रैक्शन। F12 क्या होगा, माइनस जी m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सपोज जो मास इनका क्या है m1m2, आर विद द डिस्टेंस बिटवीन दैट। ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम ऐसे लिखेंगे, r12 है तो यहाँ 21 आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो है, और नेगेटिव साइन क्या है, ड्यू टू अट्रैक्शन लिखेंगे आप। ये नेगेटिव साइन इज यूज फॉर अट्रैक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नेगेटिव साइन इज यूज फॉर अट्रैक्शन। नेगेटिव साइन किस लिए यूज किया है, फॉर अट्रैक्शन। 1 2 है, 1 पर फोर्स हो गया, 2 को यहाँ ना पड़ेगा, R21, 2 से 1 की तरफ, ठीक है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 की तरफ, याद रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 यहाँ देखिए F12 लिखा है, F21 करेंगे तो सेम यही फॉर्मूला, माइनस जी m1m2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर जो होंगे फ्रॉम फिगर अगर बात करें 1 2 और 2 1 की अगर बात करें, 1 से 2 2 से 1, ठीक है, यूनिट वेक्टर की अगर बात की जाए यहाँ पर फ्रॉम फिगर, दोनों के इन बिटवीन 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। R12 इज इक्वल टू माइनस R2। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट की जाए इसके अंदर तो रिजल्ट कैसे आएगा, F21 इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, जी m1m2 बाई आर स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। यहाँ देखिए बस ये नेगेटिव है, नेगेटिव को दूसरी साइड भेज दें तो यहाँ से क्या आएगा, F21 इज इक्वल टू माइनस का F12, मीन्स जो न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो था, एक्शन रिएक्शन जो होंगे इक्वल एंड अपोजिट। तो न्यूटन के थर्ड लॉ क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, यहाँ बात लिख रहा हूँ उसकी स्पेशल जो केसेस हैं, स्पेशल जो नोट आपको लिख सकते हैं। नंबर 1 कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नंबर 2 सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर मीन्स रेडियस का इनवर्स है और स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के थर्ड लॉज ऑफ मोशन को भी क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स मीन सेंटर सेंटर की तरफ लगता है। डज नॉट डिपेंड ऑन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, पहले जो लग रहा था अब भी वही लगेगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ऐसा लिख सकते हो आप, वीकेस्ट है नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी इसके बारे में। अब इसका अगर साइंटिफिक एविडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइड्स है सी के अंदर, ओशन के अंदर, तो वहाँ टाइड्स जो होती हैं वो क्या क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये बिटवीन द मून एंड वाटर, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर जो बैलेंस है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मून है रिवॉल्व कर अराउंड द सन, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर अगर बात करें जो अर्थ भी है वो भी रोटेट कर रही है अराउंड द सन, सन को स्वीट किया गया एट वन ऑफ द फोकस। पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर, लेकिन ऐसा नहीं है, सन जो है वो सेंटर, जिसके अराउंड जितने ही प्लेनेट हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेटा ग्रेविटेशन के बारे में जो हमने पढ़ना था आज के लेक्चर में। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो डिफरेंट थिंग होती है, कैपिटल जी और स्मॉल जी दो डिफरेंट थिंग होती है, उन दोनों कभी आपस में एक जैसा मत लिखना, दोनों डिफरेंट होती हैं। कैपिटल जी की वैल्यू हर एक जगह सेम रहेगी, वो क्या रहेगी, जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए शहबाज, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी उसके बारे में बात करें, किस किस पर वो डिपेंड करती है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, और मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से वो भी समझेंगे। तो आइए शहबाज सबसे पहले तो ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटी किसको बोलते हैं,
ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट, अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट। ये ऐसा बोल सकते हो कि जो ग्रेविटी है वो फोर्स है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, m इंटू जी। सपोज m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू भी न्यूटन ही होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ग्रेविटी जो फोर्स है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। तो ये होता है ग्रेविटी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द constant acceleration, constant acceleration produced in a body, produced in a body in case of free fall, in case of free fall toward the center of earth, towards the center of earth under the effect of gravity alone, under the effect of gravity alone, effect of gravity, only gravity ही एक फोर्स वहां पर एक्ट हो रहा, कोई एयर फ्रिक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, यूनिट क्या होगी, वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0L1T-2। ये बॉडी के शेप, साइज, मास पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड मास ऑफ बॉडी। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, वो रिलेशन हम अभी चेक करते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, समझते हैं किस टाइप से होगा। तो आइए शाबाश, कैपिटल जी के बारे में पढ़ लिया और स्मॉल जी के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। हेडिंग भी आप डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी अलग है बेटा और स्मॉल जी अलग है। मैंने आपको बताया था, कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी ρ। देखिए सर, बस आपको लिखना है कंसीडर, कंसीडर में सारी चीजें लिख देनी है, मैं यहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते, कंसीडर अर्थ टू बी ए spherical object having radius capital R, mass capital M and density rho as shown in figure। ठीक है, इसके बाद लिखना लेट small m be the mass of object placed on the surface of earth, placed on the surface of earth at point A। देखिए से बस, अब पॉइंट A कहाँ है, वो पॉइंट हमने यहाँ मान लिया। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, पॉइंट ये A है और ये सेंटर हुआ इस टाइप से। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट हो गए तो वहां बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था,
एफ जी ग्रेविटेशनल के लिए मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज आप कैपिटल एफ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ऐसा आप लिखो। कैपिटल एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म बात करें, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में, देखिए सर स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ। अब इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर रेडियस है, अब ये तो बेचारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका तो क्या सेंटर, बिल्कुल यही पॉइंट हुआ, लेकिन जो अर्थ का सेंटर वो ये है, तो ये जो रेडियस हुई कितनी, रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो हमने यहाँ लिखी है, ठीक है, आर का स्क्वायर नंबर 1। अब ग्रेविटी की वजह से ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला क्या, एम इंटू जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से देखिए इसे बस। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल, तो जी का रिजल्ट आ गया आपके पास क्या, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या देखा आपने, जो स्मॉल एम तो नहीं है, जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, डज नॉट डिपेंड on the value of small m, on the value of small m। small m है क्या, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ वो किस पर डिपेंड करेगी, मास ऑफ अर्थ, डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और किस पर डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला मस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर क्या, रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू नहीं पता, जी की जो वैल्यू है चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं इसको, और 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस में लिखते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ मून पर इसकी जो वैल्यू होती है वो g/6 होती है, जिसकी वजह से वेट के अंदर चेंज आता है, मास के अंदर नहीं, मास तो सेम रहता है लेकिन वेट जो होता है 1/6 हो जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात करते हैं मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, वो किस टाइप से निकाली जाएगी, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए इसे बस, अब हम बात करेंगे मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम मास निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मास ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या मास होगा, देखिए शहबाज आपको लिखना है, वी नो दैट, बताइए शहबाज क्या फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से जिसको निकालना है एम को निकालना, तो एम को एक साइड रखो और सबको एक साइड। अब मुझे बताओ जी की वैल्यू कितनी, 9.8, कैपिटल आर कितना, वैसे 6400 किलोमीटर होता है लेकिन इसको 6.4 इंटू 10⁻⁴ कितनी होगी, 10⁵ या 6, बताएं शहबाज, किलोमीटर, ठीक है, आप लिख लें यहाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, एक 64 इंटू 10⁵ लिख सकते हो, साथ में एक पॉइंट लगा दिया आपने यहाँ, तो 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6.4 इंटू 10⁻⁶, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। डिवाइड बाय में कैपिटल जी की वैल्यू 6 पॉइंट SI के अंदर लिखनी है, SI के अंदर 11 होती है और CGS में -8 होती है, ठीक है, तो यहाँ से M की जो वैल्यू निकलेगी, आप रिजल्ट जैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 24 kg। ये फॉर्मूला था बेटा मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने का। वैसे जो रिजल्ट है आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद भी रहना चाहिए बेटा ये रिजल्ट जो यहाँ पर लिखा गया। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो देखिए शहबाज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास m, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r। अगर आपको मास पता है तो वैल्यू पुट करें डायरेक्ट हो जाएगा।
नहीं पता तो यहाँ से रिजल्ट लिखें G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू, M की वैल्यू क्या आएगी, जी आर स्क्वायर बाई में कैपिटल G, ये M होगा आपके पास, M की वैल्यू यहाँ लिख दें, ठीक है। और 4 है, पाई है, r की पावर 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, r की पावर 2 है, ये कैंसिल हो गई। 3 इंटू 9.8 इंटू जी की वैल्यू 6.67, 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, इतने kg पर मीटर क्यूब। आगे आप इसको सोल्व कर लेना, हो जाएगा। ये आंसर आएगा 5.5 इंटू 10। देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस किस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है इसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, ड्यू टू इट्स शेप। तो ये 4 केस है बेटा जो हमें डिस्कस करने हैं, डेप्थ की वजह से, रोटेशन की वजह से, हाइट की वजह से, शेप की वजह से। तो सबसे पहला जो आज का केस है ड्यू टू हाइट, या इसको बोलते हैं ड्यू टू एल्टीट्यूड या फिर हाइट। तो हाइट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी जी की वैल्यू, आइए समझते हैं। सपोज ये अर्थ है, अर्थ को हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट माना हुआ जिसकी रेडियस क्या है r, ओके। मास अर्थ का क्या है m, और r की वैल्यू क्या है बेटा, आप सभी को पता है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर या फिर 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट तो लिया बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर, ए पॉइंट जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी। फिर हमने कोई बी पॉइंट लिया एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी, ओके। तो इस अब इसके बारे में समझते हैं, लिखते हैं सपोज अर्थ टू बी स्फेरिकल बॉडी। सपोज क्या है, स्फेरिकल बॉडी हैविंग मास कैपिटल M, हैविंग मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, रेडियस कैपिटल R, एज शोन इन फिगर, ऐसा आपको दिख रहा है। लेट A be the point on the surface of earth, on the surface of earth, A be the point on the surface of earth where acceleration due to gravity is g। स्मॉल g से लिखा है, फॉर्मूला क्या था, gm बाई में r स्क्वायर, नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेट B be the point at a distance h above the surface of earth, h above the surface of earth where acceleration due to gravity is g dash, is g dash। और जी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस r, तो ये h, ये कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। पूरे का स्क्वायर लिखना, ये नहीं कि अलग अलग से लिख दिया। इक्वेशन 1 भी हो गई, इक्वेशन 2 भी हो गई आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 करेंगे, रिजल्ट आएगा। मैं एक बार को साफ कर देता हूँ। देखिए से बस डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड किया, क्या आया, जी डैश बाई जी, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर इनटू, डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जी एम तो नीचे आएगा, आर स्क्वायर यहाँ, जी एम से जी एम कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट आ चुका है,
ठीक है, ये रिजल्ट। खुश होने की बात अभी नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद स्पेशल केस है बेटा, ये अगर ऐसा है तभी आप ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज यहाँ तक इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। इफ आप ऐसा लिखेंगे, इफ h इज लेस देन r, अगर h जो है हाइट है बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू r किलोमीटर में, ये अगर सेंटीमीटर मीटर में दे रखी है तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, किलोमीटर में दे रखे तब आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक आंसर आ चुका है। तब क्या होगा, हम यहाँ बाइनोमियल मैथ का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है जैसे मेरा है, r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या किया मैंने, देखो से बस r कॉमन लिया, आर स्क्वायर आया क्योंकि स्क्वायर है बात, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो बेटा नीचे 2 हो तो ऊपर -2 हो, ठीक है। और बाइनोमियल का बिल्कुल छोटा सा रूल, हायर पावर जो वो तो नेगलेक्ट कर दी जाएगी, जो भी पावर यहाँ दे रखी वो आगे आ जाएगी, ठीक है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये आप मैथ के अंदर भी स्टडी कर लेंगे क्लास 11 के अंदर, कोई खास घबराने की बात नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये आपको बता दिया था, आपको क्लियर भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू आई क्या, यहाँ से जो जी डैश का जो रिजल्ट है आपको नोट करना है, G1 - 2h/r। ओके, यहाँ से देख के मुझे बताओ जी डैश बड़ा है जी, मैंने तो बता दिया कि जी डैश छोटा है सर। ओनली अर्थ के सरफेस को छोड़कर आप कहीं पर भी जाओ, जी की वैल्यू हमेशा ही कम होगी, ठीक है। ये कोई बात नहीं हुई सर, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं। सपोज एच की वैल्यू हमने आर से छोटी मानी, एच को सपोज हमने 1 मान लिया, ठीक है। एच को हमने 1 मान लिया, ज्यूम किया ही, एच को 1 मान लिया, आर को 10 मान लिया। पुट करके देखना एक बार, जी डैश 1 - 2/10, 2 होगा ना, 1 × 2 कितना होगा 8/10। अब इस जी डैश की मल्टीप्लाई तो 10 से और जी की मल्टीप्लाई 8 से, तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा हुआ। अरे दोनों का प्रोडक्ट ये मान लो 80 है, तो ये तो 8 हुआ, ये कितना हुआ 10, तो 8 बड़ा है 10 बड़ा, सर 10 बड़ा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो जी की वैल्यू क्या होगी, जितना ऊपर जाओगे आप उतनी ही कम होगी, माउंटेन है वहाँ जी की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन। तो जो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू के अंदर चेंज आता है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो हमने उसका एक केस कर लिया था और वो केस किया था ड्यू टू हाइट। हाइट का केस हमने कर लिया था, तो वहाँ से 2 रिजल्ट आए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। क्या क्या थे वो रिजल्ट? वो रिजल्ट ये थे, जी डैश बाई जी जो रिजल्ट आया था यहाँ से, वो आया था आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये रिजल्ट आया था। एक और रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट ये था कि जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 - 2h/r, ठीक है। तो ये 2 रिजल्ट हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके ये रिजल्ट निकाला गया था। कब था? जब जो हाइट थी वेरी लेस देन थी किससे? रेडियस ऑफ अर्थ से। अब हम करते हैं परसेंटेज किस टाइप से कैलकुलेट की जाएगी, परसेंटेज चेंज इन जी। जी के अंदर परसेंटेज चेंज जो होगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी? परसेंटेज चेंज इन जी अगर आपको निकालना तो कैसे आएगा? जी माइनस जी डैश बाई ओरिजिनल इंटू 100। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ठीक है, वो जो रिजल्ट आप देख पा रहे हो, जी डैश इज इक्वल टू जी डैश बाई जी 1 - 2h/r। एच वो हाइट थी, क्या किया आपने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। हमें ऐसा रिजल्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जी डैश इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई की जी माइनस 2h/r इंटू जी। इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले लो, तो क्या होगा 2h/r इंटू जी इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश, ठीक है। अब यहाँ से ये जी इस साइड चला जाएगा तो ये बचेगा 2h/r, जी माइनस जी डैश डिवाइड बाई में जी। तो ये वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखेंगे 2h/r इंटू 100, ठीक है। तो ये आंसर होगा परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी के लिए जो फॉर्मूला रहेगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो ये फॉर्मूला आप यूज करें। ओके,
आइए अब ऐसे एक न्यूमेरिकल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है एट व्हाट वैल्यू ऑफ हाइट above the surface of earth such that 36% of acceleration due to gravity is decreased। तो कितनी हाइट होगी जहां पर 36% जो जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए, तो ये हमें निकालना है। तो बात ये है वो कि उस हाइट पर कितनी बच गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100 माइनस 36। तो उस हाइट पर ये अर्थ स्फेरिकल बॉडी थी, तो ये वो हाइट है जहां पर एच हाइट पर जो बी पॉइंट हमने माना था, यहाँ 64% जो जी का अभी भी बचा हुआ, 36 कम हो गया। तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे इतना कम नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे r² डिवाइड बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब जी डैश कितना है 64%, किसका जी का 64% किसका है जी का, डिवाइड बाई जी, ओके, r प्लस एच का स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, तो स्क्वायर यहाँ से अंडर ले लो दोनों साइड, तो 8/10 और ये होगा r डिवाइड बाई r प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 8r प्लस एच इंटू 10r। ठीक है, हमें तो h निकालना, जिसको निकालना होता है एक साइड और सबको एक साइड। तो कितना है 2r, h की वैल्यू आई 2r/8 1/4 और r कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो ये आपके पास आएगा यहाँ से 1600 किलोमीटर। ये आपके पास है इसका आंसर, या फिर आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये दोनों इसके आंसर है। बताओ शहबाज समझ आया है आपको। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस जो है डेप्थ के रिगार्डिंग, कि डेप्थ के अकॉर्डिंग सर जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। आइए शहबाज जानते हैं। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। तो डेप्थ का केस हम करें, हाइट का केस हम क्लियर कर चुके लास्ट लेक्चर में, या अभी हमने इसकी बात की है। ठीक है, अब देखिए शहबाज ड्यू टू डेप्थ का केस हम कर रहे हैं जी के अंदर। तो ये अर्थ जो है इसको हमने मान लिया कि स्फेरिकल बॉडी है, होमोजेनियस स्फीयर, ये रेडियस r है। यहाँ जो है किसी डेप्थ d इनसाइड हम बात करें, स्फीयर आप अच्छे से बना लेना। इस पॉइंट पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सपोज इस टाइप से हमने माना। तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर सभी बातें क्या क्या हम मानकर चले हैं। कंसीडर अर्थ टू बी ए होमोजेनियस स्फीयर of radius r and density rho, which remains same throughout its volume। ये बात लिखनी पड़ेगी आपको, जो डेंसिटी है थ्रू इट्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के रिगार्डिंग ये रो है इसकी वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो। फॉर्मूला वही gm/r²। बस यहाँ से आपको जो थोड़ा सा चेंज करना हो ये करना है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होती है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आप सभी को पता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा अब ये फॉर्मूला g इंटू m की वैल्यू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू r³ इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऑन द सिमिलर वे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो उसको आप g डैश से भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर g एट पॉइंट b है तो b भी आप लिख सकते हो।
तो इसको आप जी से लिखते हैं, इसको जी डैश से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, जी इंटू मास तो चेंज होगा, एम डैश मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय में रेडियस का स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर यहाँ से सेंटर से ये रेडियस कितनी होगी, टोटल आर है, ये डी है, तो आर माइनस डी बची, तो आप इसको लिखोगे यहाँ से आर माइनस डी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब मास क्या होगा, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, लेकिन वॉल्यूम तो यहाँ पर जो वो चेंज हो चुका है, कितना हो गया 4/3 पाई, रेडियस कितनी आर माइनस डी की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, 4/3 पाई आर माइनस डी की पावर 3 डिवाइडेड बाय में आर माइनस डी का स्क्वायर, यही था। और इसके डिवाइड में क्या था, आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर से 2 पावर 1 पावर कैंसिल, 2 पावर यहाँ कैंसिल, एक ही है बच जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को डिवाइड किया 1 से, ठीक है। तो क्या आएगा, जी डैश बाई जी, जो कटेगा उसको काट देंगे, एक बार लिख देते हैं, 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी का स्क्वायर था, वो एक 2 पावर कैंसिल हो गई थी क्यूब में से, तो एक पावर बच गई थी, 4/3 पाई जी रो इंटू ये कितना था आर कैंसिल, ठीक है। आर ये क्या बचेगा 1 माइनस डी बाई आर, तो जी डैश की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी, ठीक है। तो ये रिजल्ट था बेटा अब तक जो हम निकाल रहे थे, पहले वाले में रिजल्ट आया था 1 माइनस 2x बाई आर, यहाँ ये रिजल्ट आएगा, ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाए एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर जी डैश कितना होगा, तो सेंटर ऑफ अर्थ डी आर के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ जी डैश की वैल्यू 0, वहाँ वेट 0 होता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट कितना होगा 0, तो ये रीजन था उसके पीछे, ठीक है। हो जाएगा क्लियर। परसेंटेज के लिए आप क्या निकालेंगे, दोबारा से मैं बता दूं, जी माइनस जी डैश, वही काम है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी क्या आएगा जी माइनस डी आर बाई जी, इसको इस साइड ले आओ, जी माइनस जी डैश डी आर, जी यहाँ आएगा, इस साइड भेज दो, ठीक है। तो यही परसेंटेज था, परसेंटेज जी जो आएगा वो कितना आएगा, डी बाई आर इंटू 100 या फिर 2h बाई आर इंटू 100, ये 2 रूल जो थे अब तक हम कर चुके। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करेंगे शेप की वजह से, फिर हम रोटेशन की वजह से करेंगे। चारों इम्पोर्टेंट है। रोटेशन कई बार सिलेबस में नहीं भी दिया जाता, इंक्लूड नहीं होता, तो आपको घबराने की बात नहीं, उसको समझ लेना। उसका जो कंसेप्ट है वो जेईई नीट एनडीए उनमें सब में यूज होगा। ओके, तो एक बार देखिए से, बस हम बात करें शेप की वजह से। शेप की वजह से क्या चेंज आएगा वो जानते हैं। देखिए शहबाज, अर्थ जो है ना परफेक्ट जो स्फीयर नहीं है, अर्थ को इलिप्टिकल फॉर्म में माना गया है, वो कहीं से उभरी हुई है, इसी टाइप से है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ जो है पोल बोला, पोल, और ये जो आपके पास ये इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ पर वो सन है, ठीक है। तो ग्रेविटी जो होगी जी, फॉर्मूला क्या है, Gm/r², यही है। अब मुझे ये बताओ शहबाज, रेडियस तो स्फीयर तो ये नहीं है, तो आर की वैल्यू तो चेंज होगी। अब जब यहाँ बात करें, अगर हम इक्वेटर पे बात करें, पोल पर बात करें, तो ये देखिए शहबाज, ये इक्वेटर है, ये पोल है। तो पोल जो है इसकी जो रेडियस है, अगर हम बात करें, ठीक है, इसको सन माना गया है। अब ये रेडियस है, तो इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, एक है सेमी मेजर। ये रेडियस है पोल की और ये रेडियस है इक्वेटर की। ओके, अब ये देखिए शहबाज, कौन सी ज़्यादा है, रेडियस जो है इक्वेटर पर ज़्यादा है, पोल पर ज़्यादा है, तो रेडियस जो इक्वेटर पर है वो ज़्यादा है। रेडियस इक्वेटर पर ज़्यादा है तो जी वहाँ पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके, ठीक है। आर ज़्यादा तो जी क्या होगा, कम, ठीक है। अब पोल पे अगर बात करें, पोल पर क्या है, रेडियस तो है कम, तो जी क्या होगा, ज़्यादा। अगर हम इक्वेटर टू पोल जाएं, इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, देन जी इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज, जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजेज होगी। ओके, अब इफ वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए से बस शेप की वजह से ना, अब हम बात करते हैं इफेक्ट जो है रोटेशन का, वो किस टाइप से है।
ये बहुत से बार स्किप कर दिया जाता है, बुक में है तो, लेकिन कुछ टीचर नहीं भी करवाते हैं, क्योंकि ये जो है सिलेबस के अंदर डायरेक्टली नहीं आता, क्योंकि 3 केस इन्हीं में से आ जाता है। लेकिन वो कंसेप्ट आप सीखो, मैं चाहता हूँ सभी बच्चे उसको सीखें। ये नहीं कह रहा मैं सभी हटवा देते हैं, करवाते हैं, करवाना भी चाहिए सभी टीचर्स को। ओके, ये है सेंटर। सपोज यहाँ ये कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। ये उसका एक्चुअल जो वेट है वो लग रहा है mg। जब ये रोटेशन का इफेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन, तो रोटेशन की वजह से एक यहाँ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगा, वो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आर है, ओमेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। रोटेशन की वजह से जो जी है वो एक्चुअल में यहाँ ना आके किसी अदर पॉइंट पर आएगा। सपोज यहाँ वो कोई पॉइंट मान लिया जहाँ बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेट इस टाइप से यहाँ आए, ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ, ये जो एंगल है ये है लैम्डा, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये एंगल जो है यहाँ पर जो बनाया है लैम्डा है, ठीक है, यहाँ पर लैम्डा है तो ये भी एंगल लैम्डा होगा, समझ पा रहे हैं। तो ये टोटल एंगल कितना हो, 180 माइनस लैम्डा, ठीक है, एंगल बिटवीन दीज टू फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स का हमें फॉर्मूला पता होता है कि रिजल्टेंट फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के इन बिटवीन वो क्या होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए का स्क्वायर मीन्स mg जो है इसका स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर जो इसका स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, कोस 180 माइनस लैम्डा। तो इस टाइप से, ओके, सभी फैक्टर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, बिल्कुल आपको समझाने के लिए किस टाइप से आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए शाबाश, एम जी डैश जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ से जी आप कॉमन भी ले सकते हैं, एक बार के लिए हम इतना ही लिख रहे हैं, एम बी यहाँ से आ जाएगा, एम जी चलो कॉमन ही ले लेते हैं इसमें से। तो एम जी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से एम जी का स्क्वायर था तो रूट में यह बार आएगा 1 प्लस यहाँ से जो कॉमन लिया है m तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा r ओमेगा स्क्वायर बाय में g, ठीक है, g का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 2m कॉमन ले लिया था यहाँ से, ठीक है, 2r ओमेगा स्क्वायर बाय में g, एक g से एक g कैंसिल हो गया, कोस 180 माइनस लैम्डा। और इस कंप्लीट की पावर कितनी, 1/2, क्योंकि रूट है, ठीक है। आर ओमेगा स्क्वायर बाई जो जी का स्क्वायर है ये स्मॉल है, तो उसका जो अदर जो टर्म है वो भी क्या होगी, और ज़्यादा स्मॉल होंगी, तो इसको नेगलेक्ट करके ये सिर्फ टर्म ली जाती है और ये पावर है इसको यहाँ आगे लेकर आ जाता है, ठीक है। अब ये पावर जब आगे लेकर आएंगे यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो एम जी 1/2 यहाँ देखिए शाबाश, ये आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इस टाइप से हो गया। अब ये जो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी है ये खुद ही स्मॉल क्वांटिटी है और इसका स्क्वायर तो और स्मॉल, तो इसको आप सिंपली नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से। जी डैश इज इक्वल टू जी, सिंपल बाइनोमियल आपको करनी है, यहाँ जो पावर उसको आगे ले आएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर 1/2 आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी कोस 180 माइनस लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इसको आप लिखोगे जी 1 माइनस हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये जी था यहाँ पर, तो हमने जो कॉमन लिया था वो क्या लिया था, एम जी का स्क्वायर था, तो इस टाइप से इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये होगा आर बाई में कोस इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी थी, जी डैश की, तो जी डैश की वैल्यू इस टाइप से आएगी, जी 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जी से जी कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो लैम्डा होगा ना इसकी वैल्यू क्या होगी, पोल पर डिफरेंट होगी और इक्वेटर पर अलग होगी। पोल पी का उल्टा करोगे ना बेटा 9 बनेगा, 90, लैम्डा की वैल्यू पोल पर 90 होती है और इक्वेटर पर 0, सिंपली आपको याद रखनी है, ठीक है। कोस 0 1 होगा और 90 पर ये 0 हो जाएगा, तो आप याद रह जाएगी। इक्वेटर पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और पोल पर क्या होगी, पोल पर अगर बात करें तो ये 0 हो जाएगा, सिंपली सेम रहेगी जो है। इस टाइप से आपको डेरिवेशन करना था।
अब देखिए सिलेबस हम बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या अपना फील्ड है, रूम है, क्लासरूम, इसको फील्ड बोलते हैं। तो किसी मटेरियल बॉडी के अराउंड चारों तरफ वो रीजन बेटा जहाँ तक ग्रेविटेशनल पुल को फील किया जा सके, जहाँ पर उसको एक्सपीरियंस करें, फील करें, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर आती है एक टर्म इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी से क्या समझते हैं आप? इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी शाबाश। देखिए इंटेंसिटी जो होगी वो होगी फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइड बाय में मास, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब फोर्स क्या होगा अर्थ की वजह से, G(m)m डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटू एम से m कैंसिल होगा, ये रिजल्ट आएगा इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होगी इस टाइप से आप लिखेंगे आर स्क्वेयर इंटू में आर कैप। नेगेटिव साइन इज यूज फॉर अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी या ड्यू टू अट्रैक्शन। ओके, आप बता देंगे यहाँ तक। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इंटेंसिटी की यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन पर केजी, ये इसकी यूनिट होगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, या सीजीएस में लिखे तो डायन पर ग्राम, ये होगी सीजीएस में इसकी यूनिट। और जो ऊपर लिखी है एसआई के अंदर सीजीएस। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का होता है m1L1T-2 डिवाइड बाय में m1, तो ये हुआ m0L1T-2। ओके, तो ये था इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, ठीक है। तो क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किया, बिल्कुल ऐसी ही टर्म है। वहाँ पर चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने मूव करवाया था, यहाँ यूनिट पॉजिटिव मास को हम मूव कराएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रीजन ऑफ दैट, स्पेशली जो हम चार्ज लेकर चल रहे हैं या जो अर्थ लेकर चल रहे हैं, अर्थ के सराउंडिंग में जो फील्ड है वहाँ पर उसको लेकर आएंगे। तो वहाँ तक कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, कितनी एनर्जी होगी, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों के दोनों रिलेटेड सी टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लास 12th का मैंने बताया था, क्लास +1 का अगर ग्रेविटेशन चैप्टर क्लियर हो जाता है तो क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। पहले तो डायग्राम समझ लीजिए। तो ये कोई अर्थ है सपोज, जिसकी रेडियस है r, मास है m, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये पॉइंट यहाँ पर लिए हुए, यहाँ पर कोई पॉइंट हमें सपोज जिस भी पॉइंट पर लेकर आना है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई 2 पॉइंट लिए हुए हैं A B, ओके। यहाँ पर मैंने कोई अलग से पॉइंट P माना हुआ इसके रीजन के अंदर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस R, सपोज R लेकर चले हुए हैं, सरफेस पर निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इन्फिनिटी से हम क्या करें, किसी मास को लेकर आएंगे। जब यहाँ लेकर आएंगे तब क्या होगा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx और सेंटर टू यहाँ की जो रेडियस है वो x, ओके। कंसीडर हम कर क्या रहे हैं, पहले तो उसकी हेडिंग लिखेंगे आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a unit positive mass from infinity to the point in the field of, in the gravitational field of source object बोल सकते हैं या आप अर्थ बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब देखिए से बस, जब हम उस चार्ज उसको मास को जब लेकर आएंगे तो P पॉइंट पर लेकर आए तो A B पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उड़कर तो जाएंगे नहीं, तो A से B जाएंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B, A टू B स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, तो dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, ओके। तो यहाँ तक इतना केस क्लियर हो गया होगा। नंबर 1 हमने इसको इक्वेशन को माना।
उसके बाद देखिए सर बस हम बात करते हैं फोर्स होगा क्या, फोर्स एट पॉइंट ए क्या होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर, यही हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर जो होगा। अब जो m है मास इस पॉइंट पर जिसको हम लेकर आ रहे हैं उसको हमने क्या माना है, +1 kg, ठीक है, यूनिट मास हमने उसको माना है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, gm बाई में x स्क्वायर dx, ओके। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। कहाँ से कहाँ होगा इंटीग्रेशन, dw से, तो इंटीग्रेशन कैंसिल होगा। ये वर्क डन इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक, जहाँ हम लेकर आ रहे हैं P पॉइंट मीन्स R डिस्टेंस है सेंटर से, gm डिवाइड बाई में x स्क्वायर इंटू dx। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन का जनरल रूल है, dx का जो फॉर्मूला है x की पावर n इंटू में मैं लिख रहा हूँ x की पावर n dx। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ऐड कर देते हैं सर, वही लिख देते हैं। लिमिट है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सर बस ये जो रिजल्ट है gm तो बाहर कांस्टेंट है, ये रिजल्ट क्या आएगा -1/x इन्फिनिटी r। लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। आपके पास रिजल्ट है -gm/r, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो यहाँ पर आया है। या dw आप लिख रहे हैं तो ये m यहाँ पर साथ में लिखता चलें, dw बाई जो m होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन अट्रैक्शन के लिए है, आपको यहाँ बताना है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी जूल पर केजी, जूल पर केजी, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट रहेगी जो आपको याद रखनी है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन के लिए क्या होता है, m1L2T-2 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करोगे आप, मास से, तो ये होगा m0L2T-2, ठीक है। ये डेरिवेशन हो जाएगा, कोई खास इसके अंदर ऐसी परेशानी आपको नहीं आएगी, ना हो, बिल्कुल सिंपल था जैसे हमने किया, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये डेरिवेशन इजली कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो बता देता हूँ, एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी इन्फिनिटी पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी, ओके। फिर ये मत बोलना कि अगर r 0 हो जाएगा सर वहाँ पोटेंशियल क्या इन्फिनिटी होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी नहीं होगा, जहाँ पोटेंशियल उसकी वैल्यू होती है, स्पेशल रिजल्ट होते हैं, आप डायरेक्ट उसको याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ जो है इनसाइड जो पोटेंशियल की वैल्यू ना तो 0 होगी ना ही इनफाइनाइट होगी, वो स्पेशल रिजल्ट से निकाल लिया जाएगा, उससे हम आपको बता देंगे। तो इस टाइप से आप ये डेरिवेशन इजली कर सकते हैं ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल के रिगार्डिंग है, ओके। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, डायग्राम तो यही सेम रहेगा, नो चेंज। तो इसी टाइप से आप इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, यूनिट मास नहीं लेकर चलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे जिसका मास m है, और उसको कहाँ लेकर आएंगे, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके फील्ड में लेकर आएंगे, इस फील्ड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो यही सारे काम सेम रहेंगे, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस बार जो मास m है वो 1 kg को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिवाइड बाई में x स्क्वायर इंटू dx, ओके। इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो gm m तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ dx बाई एक्स स्क्वायर का रहेगा, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू r, ओके। तो ये इन्फिनिटी की बजाय कोई 2 पॉइंट भी ले सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस केस में कोई नेसेसरी नहीं कि इन्फिनिटी से आप निकालेंगे। तो ये सिंपल जनरल रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा आपके पास, माइनस माइनस तो बाद में आएगा, अब आएगा माइनस इंटीग्रेशन जब आप करेंगे इन्फिनिटी टू r, तो ये आपके पास होगा -gmm 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ये रिजल्ट अभी निकाला है हमने, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा -gmm डिवाइड बाई r। आप इसको vp इंटू एम भी लिख सकते हो, एक ही रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल केस हम करते हैं, किस टाइप से r से r+h अगर निकालनी पोटेंशियल एनर्जी तो कैसे निकालेंगे, r1 to r2 निकालनी तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए बस 2 केस हम डिस्कस करते हैं। पहले हम करते हैं फ्रॉम r1 to r2। अगर हमें कुछ रेंज गिवन पोटेंशियल एनर्जी, केस 1 पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम r1 to r2,
कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। dx बाई एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन आपको करना है कहाँ से कहाँ, r1 to r2। कहीं कुछ लिमिट दे दे, आपको जस्ट पुट कर देनी, बस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आप सभी को पता है, -1 बाई एक्स आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, GMM -r2 माइनस माइनस प्लस r1। तो r1 तो पहले आ जाएगा और r2 बाद में। तो ये था एक तो केस नंबर 1। केस नंबर 2, फ्रॉम हमें क्या करना है, अर्थ के सरफेस से चलना है और किस हाइट तक चलना है, r प्लस एच तक, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट एच जाएगा तो mgh होगी, सिंपल फॉर्मूला। चलो यहाँ से इस मेथड से हम चेक करते हैं क्या ये यही होगी या कुछ अलग होगी। GMM डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, r to r प्लस एच, जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। और dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी निकाला है, -1 बाई एक्स r प्लस एच, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होगी, ठीक है। नेगेटिव को अंदर ही ले आओ। तो ये रिजल्ट यहाँ से आ चुका है सर, लेकिन हमें तो ये नहीं लग रहा उस जैसा, तो अभी बनाते हैं बेटा इसको बिल्कुल ऐसा ही जो आप पढ़ते आ रहे हैं अब तक, जो आपने पढ़ा है क्लास 9th में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। यहाँ तक तो रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आगे देखिए शाबाश, मैं अभी कर रहा हूँ। आगे देखिए शाबाश, तो ये जो है r हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो GMM बाई में पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। वर्क डन स्टोर क्या आता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास 1 माइनस r डिवाइड बाई r प्लस एच। ये रिजल्ट आ चुका है। आप क्या करेंगे, यहाँ से r कॉमन लेंगे, 1 प्लस एच बाई r से r कैंसिल, ठीक है। GMM बाई r, 1 माइनस ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 होगी, और फिर बाइनोमियल थ्योरम आप यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 1 माइनस ये -1 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप अप्लाई करते देखा, कैसे अप्लाई करते बताएं, बस यहाँ आएगा, ठीक है। बताएं इसके पास माइनस 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 प्लस, 1 से 1 कैंसिल, ये आपके पास क्या बचा h बाई r, क्या यही रिजल्ट आया, ठीक है। तो उसके बाद देखें इसके बस यहाँ पर GMM इंटू एच डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या होती है, पढ़ा है आपने अभी तक, रिलेशन पढ़ी थी ना, ये होती है, इसकी जगह जी रख दो तो रिजल्ट आ गया वो mgh। ओके, तो अब तक जो हमने किया है ये जो यूनिट ग्रेविटेशन, इसका हाफ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक के लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।